नमस्कार साथियों, इस हिंदी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, आज हम बात करेंगे भर्ती परीक्षाओं में जो संधि से संबंधित प्रश्न आते हैं, इन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, ये जो अध्याय हैं प्रत्येक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे आरएस, एसआई, सीईटी, एलडीसी या रीट हो, फिर मैं यूं कह सकता हूं एसएससी, जीडी इत्यादि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। और एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके समक्ष पहला प्रश्न है, किस विकल्प में दीर्घ संधि नहीं है। अब आपको ध्यान देना है, यहां पर जो पहला प्रश्न है वो दीर्घ संधि से संबंधी है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि दीर्घ संधि का नियम क्या है। तो दीर्घ संधि के अंदर हम देखते हैं तो परिणाम जो है वो या तो आ में आता है, या ये परिणाम ई में आता है, या परिणाम ऊ में आता है, या परिणाम किस में आता है, री में आता है। यहां पर आप ध्यान देना, ये पूछा जा रहा है कि दीर्घ संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो परीक्षा में जब भी प्रश्न हल करें तब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप इस नहीं का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। हम जैसे ही प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमारे मन में ये होता है, देखते ही हमें यूं लगता है कि दीर्घ संधि है और हम पहला ही ऑप्शन सही कर लेते हैं। तो हम एक बार इन सभी का विच्छेद करेंगे। देखते हैं, पहले प्रश्न का विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद सही होगा सत्य, धन, आग्रह। आप यहां पर देखेंगे कि अ और अ मिलकर या आ और आ मिलकर क्या बन जाता है, आ। और यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल ये तो सही है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला उदाहरण आप देखेंगे, इसमें भी आ है, परंतु इस आ से पहले आप देखेंगे इस य से पहले जो वर्ण है वो हलंत है, आधा वर्ण है। और जब भी य से पहले वर्ण यदि हलंत या आधा हो तो वहां पर जो संधि हो जाती है वह यण संधि होगी। अब यण संधि के नियम से आप यदि इसको हल करेंगे तो इसमें आएगा उपसर्ग, और उपसर्ग होगा अधि। और अधि में मात्रा कैसी आएगी, छोटी आएगी, क्योंकि उपसर्ग जितने भी होते मात्रा कैसी लाते, छोटी लाते हैं। ये हो जाएगा अधि धन आदेश। और इस शब्द के अंदर यदि संधि की बात करेंगे तो यण संधि होगी। तो हमारा जो दूसरा ही विकल्प है ये यण संधि का उदाहरण है, ये सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन की बात करेंगे, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कारा धन आवास। और कारा धन आवास के अंदर देखेंगे तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, आ और मिलकर आ क्या बन जाता है, आ। कारा का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना, कारा का अर्थ होता है बंधन, आवास का अर्थ होता है स्थान। ऐसा स्थान जहां पर लोगों को बांध के रखा जाता उसे क्या कहते, कारावास कहते। अगला ऑप्शन देखेंगे कृपाचार्य, ये बिल्कुल दीर्घ संधि का उदाहरण है, कृप धन आचार्य होगा। इस बात को आप ध्यान रखें कि कृपा धन आचार्य मत कर देना, कारण क्योंकि कृपा के कोई आचार्य नहीं होते हैं, कृप उनका नाम है और वो आचार्य है, इसलिए उनको कहा जाता है कृपाचार्य। यह भी उदाहरण दीर्घ संधि का है, ध्यान रख लेना, कृपा नहीं होगा, कृप धन आचार्य। अगर सवाल परीक्षा में आ जाए कृपालु तो फिर आपको ध्यान देना, ये जो उदाहरण है कृपा धन आलू से बनेगा, परंतु याद रखें कृपाचार्य जो है उनका नाम है, अर्थात कृप धन आचार्य होगा। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा, आप सभी के मैं देख पा रहा हूं उत्तर बिल्कुल सही है। इसी के साथ आप कमेंट करते रहिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों के उत्तर सही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो यहां पूछा जा रहा है मातृण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभी भी मैंने आपको बताया, पिछले प्रश्न में वापस देखेंगे तो दीर्घ संधि के अंदर, किस संधि के अंदर, दीर्घ संधि के अंदर हम देखते हैं तो आ आएगा, परिणाम में ई, उ और री आता है। अब इसी में देखेंगे तो यहां पर त के अंदर क्या है, री। इसका मतलब इस प्रश्न के अंदर भी दीर्घ संधि के नियम लागू होंगे, और दीर्घ संधि के नियम से हम इसको अगर टुकड़े करेंगे तो यहां से सही उत्तर आ जाएगा मातृ धन ऋण। और याद रखना, री और री मिलकर हिंदी भाषा के अंदर दीर्घ नहीं होती हैं, ये जो री है लघु ही रहती हैं, और संधि पद जो बनेगा वो संधि पद बन जाएगा मातृण। याद रखना ये सही होगा। अगर हम बात करें संस्कृत भाषा की तो संस्कृत भाषा के अंदर ये मातृण ऐसा दिखाई देगा। ये केवल किस भाषा के अंदर होगा, संस्कृत भाषा में होगा, हिंदी भाषा में यही माना जाएगा। तो संस्कृत में आपको देखने को ऐसा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है
वो डी ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल आप सभी के भी उत्तर सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। बहुत अच्छी बात है, आप सभी उत्तर दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष दीर्घ संधि है। अभी अभी बताया था कि दीर्घ संधि के अंदर जो परिणाम है, या तो वो परिणाम आ में आता है, या वो परिणाम ई में आता है, या वो परिणाम ऊ में आता है, या वो परिणाम किस में आता है, री में। इन सभी में आता है। आप सभी ऑप्शन को देखिएगा, विकल्प को देखिएगा। तो पहले ऑप्शन में हम देखते हैं, सतीश के अंदर जो लिखा है त में दीर्घ ई है, अर्थात ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। गिरीश के अंदर हम देखेंगे तो अभी क्या है, री है। इसके अंदर भी मात्रा कैसी, दीर्घ, अर्थात दीर्घ संधि का उदाहरण। फिर आप इसमें हरीश में देखेंगे तो भी मात्रा कैसी, दीर्घ है, अर्थात तीनों ही शब्दों में जो है दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। अब हम बात करते हैं, इनका संधि विच्छेद कर लेते हैं कि संधि विच्छेद क्या होगा। सतीश का संधि विच्छेद करेंगे तो ये सही शब्द हो जाएगा सती धन ईश। क्या बन जाएगा, सतीश। सती स्त्रीलिंग शब्द है। सती का अर्थ होता है पार्वती, ईश का अर्थ होता है स्वामी। जो पार्वती के स्वामी हैं उन्हें क्या कहते, सतीश। भगवान शिव का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे, गिरीश। गिरी पर्वत को कहते हैं, पुल्लिंग शब्द है, मात्रा कैसी आएगी, छोटी, गिरी धन ईश। अगला है हरीश। हरि पुल्लिंग शब्द है, मात्रा कैसी आएगी, छोटी, हरि धन ईश बन जाएगा। अर्थात हमारा जो आप ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, और आप सभी के भी ये उत्तर सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये लीजिएगा, सरयूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिएगा, दीर्घ संधि के अंदर आप देखेंगे तो ऊ के जो उदाहरण है वो परीक्षा के अंदर सिर्फ और सिर्फ विच्छेद में ज्यादा पूछे जाते। उसके पीछे एक कारण है कि मात्राओं का ध्यान होना चाहिए, मात्रा कब आपको लघु लगानी है, कब मात्रा आपको दीर्घ लगानी है। तो हम सरयूर्मी का संधि विच्छेद अगर सही तरीके से करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, और आपको मैं धीरे धीरे ऐसे ब्रह्मास्त्र दूंगा संधि के अंदर जिसमें हम मात्राओं का निर्धारण कर सकते कि मात्रा कब लघु आएगी, कब दीर्घ आएगी। धीरे धीरे सारी चीजें हमारे सामने आएगी। तो यहां से संधि विच्छेद करना है। परिणाम आप देखेंगे कि इस शब्द के अंदर परिणाम कहां है, यह के अंदर है, तो इस शब्द का विभाजन जो है यहीं से होगा। अब आप संधि विच्छेद करेंगे, सरयू एक नदी का नाम है, स्त्रीलिंग शब्द है, मात्रा कैसी आएगी, बड़ी। ऊर्मी भी किसको कहते हैं, लहर को कहते हैं, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, मात्रा कैसी, बड़ी। सरयू कौन है, एक नदी का नाम है, और ऊर्मी कौन है, लहर है। सरयू नदी के किनारे कौन बसा है, अयोध्या बसा है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, सभी को देखते हैं, पर मात्रा यहां पर दीर्घ है और ऊर्मी में भी दीर्घ है, अर्थात हमारा जो विकल्प सही होगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प में गुण संधि है। देखिएगा अब संधि परिवर्तन हुई है। अब तक आपने जितने प्रश्नों में देखा था दीर्घ संधि के उदाहरण थे। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प जो है गुण संधि का है। सबसे पहले संधि पता करने से पहले हमें उनके परिणाम आने चाहिए। परिणाम की यदि हम बात करेंगे तो गुण संधि के जो परिणाम है वो किस किस के अंदर आएंगे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले परिणाम लिख लेते। परिणाम आते हैं ए में, ओ के अंदर, या ये परिणाम आएगा अर में। इन तीनों में आपको दिखना चाहिए उदाहरण, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखेंगे महेश में कौन है, ए है, अर्थात ये तो गुण संधि का उदाहरण हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, गुड्डा केस, इसके अंदर भी ए है, अर्थात ये भी गुण संधि का उदाहरण है। और अगला लिखा है सप्तऋषि, क्या लिखा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ये उदाहरण जो सही होगा सप्तऋषि हो जाएगा। ये सही उदाहरण है सप्तऋषि, और अंतिम विकल्प है उपयुक्त सभी। अब आप देखना यहां पर इन सभी का हम संधि विच्छेद तो कर लेंगे, परंतु बात है गुण संधि पूछा जा रहा है, तो उपयुक्त सभी के अंदर हमारा उदाहरण जो है गुण संधि का है। अब हम इनका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा, यहां से टुकड़े करने आपको ह से, क्योंकि परिणाम यहाँ है, यहाँ पे क से टुकड़े होंगे और यहां से टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि अर यहाँ पर है। महेश शब्द का आप सही संधि विच्छेद करेंगे तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ईश। गुड्डा केस का आप सही संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा
गुडाका धन ईश। यहां पर ध्यान देना, गुडाका का अर्थ नींद होता है, ईश का अर्थ होता है स्वामी। ईश का अर्थ क्या होता है? स्वामी होता है। और गुडाका का अर्थ होता है नींद। जो नींद के क्या है? स्वामी है, उसे क्या कहते? गुडाकेश कहते। याद रखना, नींद के स्वामी महाभारत में अर्जुन को कहा जाता है, तो अर्जुन का पर्यायवाची है गुडाकेश, ध्यान रखना। और सप्तऋषि का संधि विच्छेद करेंगे तो याद रखना, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा सप्त धन ऋषि। और यहां पर यह नियम लागू होगा, अ और री मिलकर बराबर में क्या बन जाते हैं? अर। क्या बन जाएंगे? अर। अर्थात सभी विकल्प में देखा जाए तो गुण संधि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष, इतरेतर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब इतरेतर में भी आप देखोगे इस र के अंदर ए आ रहा है, जहां जहां पर ए आएगा उन सभी शब्दों में गुण संधि होगी। और गुण संधि का नियम लागू करते हुए हमें इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। संधि विच्छेद हो जाएगा इतर धन इतर, और बराबर में आप देखेंगे क्या बन जाएगा? इतरेतर। और यहां पर आप देखेंगे अ और ई मिलकर, क्या मिलकर? अ और ई मिलकर जो बनता है वो क्या बनता है? ए। ए का मतलब उसके सिर पर कितनी मात्रा होनी चाहिए? एक मात्रा। ये यहां पर देखेंगे र में ए बैठा है। और इतर का अर्थ होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग। एक शब्द होता है इत्र। इत्र का मतलब सुगंधित पदार्थ। इत्र का मतलब होता है सुगंधित पदार्थ, और इत्र का अर्थ होता है भिन्न भिन्न अलग अलग। ये दोनों युग्म शब्द में बहुत अच्छे प्रश्न है। तो यहां से हमारा जो सही उत्तर होगा सी नंबर हो जाएगा। और मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, आप सभी का उत्तर भी बिल्कुल सही है। इसी के जोश के साथ आप उत्तर दीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते अगला प्रश्न, देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? यहां पर देवार्षि लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देवर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, इसको आप देखिएगा, इसको हल करते। देवर्षि के अंदर भी आप देखेंगे यहां पर कौन आ रहा है? अर आ रहा है। और अर किस संधि में आता है? तो अर हमेशा याद रखना है गुण संधि में आता है। किस संधि में आता है? गुण संधि में। और सही संधि विच्छेद करेंगे तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा देवधन ऋषि। क्या होगा? देवधन ऋषि। और बराबर में क्या बनेगा? देवर्षि। तो अधन री मिलकर क्या बनता है? अर। या ध्यान रखना, यहाँ पे एक तो अ है और साथ में का साथ में क्या है? री। इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? अर। और ऐसा ऑप्शन आप देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर मिल जाएगा सी, देवधन ऋषि। इसी के साथ ऐसे उदाहरण कौन कौन से और हैं जो गुण संधि में आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो हम लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण देखेंगे, उत्तम धन ऋण। उत्तम धन ऋण ये बराबर में बन जाएगा उत्मर्ण। क्या बन जाएगा? उत्मर्ण। फिर हम बात करेंगे महाधन ऋषि की, तो ये बराबर में बन जाएगा महर्षि। क्या बनेगा? महर्षि बन जाएगा। ये सारे के सारे उदाहरण अर के नियम से होंगे, सारे उदाहरण गुण संधि के हैं। फिर हम बात देखेंगे, एक बहुत अच्छा उदाहरण है वर्षा धन ऋतु। क्या है? वर्षा धन ऋतु। ये बराबर में बनेगा वर्ष ऋतु। वर्षा ऋतु मत कर लेना, क्या बनेगा? वर्ष ऋतु। ठीक है, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं सप्त धन ऋषि। सप्त धन ऋषि ये बराबर में बन जाएगा सप्तऋषि। क्या बन जाएगा? सप्तऋषि। अर्थात मैं ये कह सकता हूं ये सारे के सारे उदाहरण जो है वो किस संधि के हैं? गुण संधि के हैं। कारण क्योंकि इसमें कौन आ रहा है? अर आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, एक बार आप इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा और इन सभी उदाहरणों को भी देख लीजिएगा। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष। अब बात करेंगे किस विकल्प में वृद्धि संधि नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, आप इस नहीं को परीक्षा में अंडरलाइन कर लीजिएगा, रेखांकित कर लीजिएगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि प्रश्न में है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। वृद्धि संधि की अगर हम बात करेंगे परिणाम की, तो आई आएगा। आई का मतलब होता है दो मात्रा उसके सिर पर, या हम देखेंगे कौन आएगा? औ। औ का मतलब ही उसके सिर पर कितनी मात्रा हो जाएगी? दो। ये तो है हमारे परिणाम। तो जिन जिन शब्दों में आई नजर आए या औ नजर आए तो वहां पर वृद्धि संधि हो सकती है, ऐसी संभावना है। अब हम एक एक को अलग करेंगे
और दूसरी बात, संधि विच्छेद करते समय भी नियम लागू होना चाहिए। आप सभी उदाहरणों में देखोगे इसके अंदर भी दो मात्रा, इसके अंदर भी दो मात्रा, और इस विकल्प में भी दो मात्रा, और इस विकल्प में भी दो मात्रा। पर यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंत वाले में त्र है, और आपने देखा होगा और पढ़ा होगा यण संधि के अंदर वर्णों में जो त और र के मेल से त्र बनता है वो यण संधि बनाती है, बाकी किसी संधि में ऐसा नहीं होता है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक धन एक से मिलकर बन जाएगा एकैक। सदैव का संधि विच्छेद करोगे सदा धन एव वृद्धि संधि का उदाहरण है, और स्वैच्छिक का संधि विच्छेद करेंगे स्व धन ऐच्छिक। और यहां पर अंतिम उदाहरण जो है इसको अगर हम हल करेंगे तो ध्यान देना ये बन जाएगा वृद्धि संधि के नियम से त्र से बनेगा पितृ धन, दो मात्रा है अर्थात उस स्वर में भी दो मात्रा आएगी, अंत में शब्द आएगा ऐश्वर्य। क्या आ जाएगा? ऐश्वर्य। पितृ धन ऐश्वर्य, अर्थात इस शब्द के अंदर जो संधि है वह वृद्धि संधि न होकर संधि हो जाएगी कौन सी? यण संधि। यण संधि में आप हमेशा ध्यान रखना य तथा व से पहले वाला वर्ण हलंत होना चाहिए या उसमें कोई त्र मिलना चाहिए। तो ये सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है, वृद्धि संधि में इसमें नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह डी नंबर सही हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में वृद्धि संधि है? अब आपको पूछा जा रहा है किस विकल्प में वृद्धि संधि है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये ध नहीं है, यहां पर ये ग है। क्या है? ग है, जलोग गंगोग। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब सभी प्रश्नों के अंदर हम देखेंगे दो मात्रा दो मात्रा दो मात्रा, अर्थात हम कह सकते हैं एक बार विच्छेद करके देखेंगे, क्या पता सही नियम लग रहा है या नहीं लग रहा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे जल दन ओग। ओग का अर्थ होता है बाढ़, अर्थात जल की बाढ़ क्या कहलाती है? जलोग कहलाती। इसी प्रकार से इस विकल्प को देखेंगे तो ये विकल्प अगर हल करेंगे तो गंगा दन ओग, गंगा की बाढ़, अर्थात इसमें भी दीर्घ संधि नहीं, कौन सी है? वृद्धि संधि। और इसको भी देखोगे तो आप महादन औत्सुक्य, महादन औत्सुक्य, और ये भी किस उदाहरण संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। अर्थात हमारा जो विकल्प सही होगा वो डी नंबर सही होगा। उपयुक्त सभी शब्दों में क्या है? वृद्धि संधि है। और ये सारे के सारे उदाहरण किससे आ रहे हैं? औ से। किससे आ रहे हैं? औ से। अब हम अगले प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष, किस विकल्प में यण संधि नहीं है? एक ऐसा विकल्प ढूंढना है जिसके अंदर हमारी यण संधि नहीं है। अब यहां पर यण संधि में क्या होगा आप ध्यान दीजिएगा, यण संधि में एक तो य आएगा और कौन आएगा? व। य तथा व ये यण संधि में जब जब आपको मिलेंगे तब तब ये स्वर सहित होने चाहिए। य तथा व तो कैसे होने चाहिए? स्वर सहित होने चाहिए, अर्थात ये पूरे होने चाहिए। याद रखिएगा जब जब परीक्षा के अंदर आपको यण संधि पूछे तो आप एक ही बात याद रखना कि यण संधि के अंदर य तथा व से पहले जो वर्ण आएगा वो तो हमेशा के लिए हलंत आएगा, अर्थात स्वर रहित होगा, और अपनी भाषा में कहें तो आधा वर्ण होगा। और यह जो व है ये दोनों हमेशा स्वर सहित होते हैं। तो आप यहां पर देखना कि प्रत्येक उदाहरण के अंदर क्या होता है। यह से पहले आपको क्या ध्यान रखना है? हमें जो वर्ण चाहिए वो वर्ण हमेशा के लिए कैसा होना चाहिए? स्वर रहित होना चाहिए। य तथा व दोनों से पहले जो वर्ण आएगा वो हमेशा स्वर रहित होगा। य तथा व ये दोनों वर्ण कैसे होने चाहिए? स्वर सहित। तो वहां पर यण संधि होने की पूरी संभावना है। अब बात करते एक एक उदाहरणों को चेक करते। ऐसा नहीं है जरूर नहीं हमेशा हो, कभी कभार नहीं होगा। ऐसे ही देख लो सारे उदाहरण आप। व से पहले वाला वर्ण हलंत है, व से पहले वाला वर्ण हलंत है, व से पहले वाला वर्ण हलंत है, और व से पहले वाला वर्ण हलंत है। तो आप कहेंगे ये तो बात सभी में लागू हो रही है, अर्थात सारे ही हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। पर कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम देखते हैं यण संधि जैसा नियम लागू तो होता है परंतु वो यण संधि के योग से नहीं बने होते, वो दीर्घ संधि के योग से बने होते, तो अर्थात दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे। पहला जो ऑप्शन है मैं इसको दो प्रकार से हल करूंगा। एक तो दीर्घ संधि के नियम से हल करूंगा, तो ये सही बन जाएगा
स्वधन अध्याय। क्या बनेगा? स्वधन अध्याय। अब यहां पर आप देखेंगे ये अ और अ मिलकर क्या बन रहा है? आ बन रहा है, और आ जो बनता है वो तो दीर्घ संधि में होता है, तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। और इस प्रश्न के अंदर जो पहला विकल्प है, इस विकल्प के अंदर दीर्घ संधि है। बाकी जो बचे कुचे विकल्प है इन सभी के अंदर यण संधि है। इनका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा स्वागत का संधि विच्छेद। अब इसका संधि विच्छेद हम इस प्रकार से नहीं कर सकते, यण संधि का नियम लागू करेंगे तो ये हो जाएगा सुधन अध्याय। क्या बनेगा? सुधन अध्याय। आप सभी जानते हैं कि अध्याय कोई शब्द नहीं है, अर्थात ये उदाहरण सही नहीं होगा। ये सारे के सारे यण संधि के नियम से हल हो जाएंगे, और इनको यदि यण संधि के नियम से हल करेंगे तो आप देखेंगे पहला बन जाएगा सुधन आगत। क्या बनेगा? सुधन आगत। ये बन जाएगा सुधन अच। अच का अर्थ होता है पवित्र। फिर आप देखोगे स्वल्प, सुधन अल्प। इन तीनों ही विकल्प में आप देखेंगे यण संधि है। कौन सी संधि है? यण। और स्वाध्याय में कौन सी है? दीर्घ संधि। और मैं आपको एक तरीका बताता हूं, बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र बताता हूं कि परीक्षा में जब जब ऐसे विकल्प आए और आपको तय करना हो कि किस विकल्प के अंदर यण संधि है या किस विकल्प के अंदर दीर्घ संधि है, तो आप ध्यान दीजिएगा, उसको सुनिएगा। सुनिएगा आराम से। किस विकल्प के अंदर दीर्घ संधि आएगी? तो जिन जिन शब्दों की शुरुआत स्व से होती हैं और यदि वो शब्द स्वयं का या खुद का अर्थ दे, खुद का या स्वयं का अर्थ दे, तो वहां पर कभी यण संधि नहीं होगी। जैसा कि ये उदाहरण लिखा है, स्वयं के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वाध्याय। ये खुद का स्वयं का अर्थ दे रहा है, अर्थात इस शब्द के अंदर यण संधि नहीं होगी, दीर्घ संधि होगी। जो शब्द खुद का या स्वयं का अर्थ नहीं देते और उन शब्दों की शुरुआत स्व से होगी तो वे सारे शब्द यण संधि के होंगे। खुद का अर्थ नहीं देने चाहिए। स्वागत का अर्थ स्वयं या खुद नहीं होता है, स्वच्छ का अर्थ स्वयं या खुद नहीं होता है, स्वल्प का अर्थ खुद या स्वयं नहीं होता है। इन सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। स्वागत का मतलब कोई घर पे आता है उसका हम अच्छा सत्कार करते, आदर करते, उसे स्वागत कहते हैं। स्वच्छ का मतलब साफ सुथरा, स्वल्प यानी कम हो पर अच्छा हो। तो ये सारे के सारे उदाहरण जो है खुद का या स्वयं का अर्थ नहीं देते। जो उदाहरण खुद का या स्वयं का अर्थ देता है वो यण संधि का नहीं होता है। और कौन कौन से उदाहरण दीर्घ संधि के हैं ऐसे, तो सुनना। स्वाध्याय, स्वाभिमान, स्वास्ति, और भी बहुत सारे हैं। स्वावलंबन है जो खुद का स्वयं का सहारा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। गति धन अवरोध बराबर में आपको पूछा जा रहा है कि इसका संधि पद क्या बनेगा। तो यण संधि का नियम लागू हो रहा है। ई के सामने असमान स्वर आए तो वहां पर संधि कौन सी? यण संधि। आप उदाहरण देखेंगे हल करके इसको, तो ये बन जाएगा गति धन अवरोध। क्या बन जाएगा? गति धन अवरोध। गति धन अवरोध का आप संधि पद देखेंगे तो बराबर में बन जाएगा ये य बन जाएगा और जुड़ेगा अ में, तो सही शब्द होगा गत्यवरोध। क्या हो जाएगा? गत्यवरोध। और संधि का नाम पूछे तो जवाब में आपको ध्यान रखना यण संधि होगी। तो ऑप्शन देखेंगे, ये तो शब्द ही गलत है, गत्यावरोध तो कोई शब्द ही नहीं होता, आप हमेशा ध्यान रखना। तो आंसर नंबर आपका बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा ऐसे खूब सारे हैं, खूब प्रश्न होते हैं ऐसे। अयादि संधि नहीं है। अब अयादि संधि परीक्षा में जब जब पूछे तो ध्यान रख लेना। अयादि संधि की पहचान बता रहा हूं, यदि किसी भी शब्द में य तथा व हो, याद रखिएगा अयादि संधि में य तथा व का होना जरूरी है, और य तथा व हमेशा स्वर सहित चाहिए, और इनसे तुरंत पहले वाला जो वर्ण आएगा, इनसे तुरंत जो पहले वर्ण आएगा वो वर्ण भी कैसा चाहिए? स्वर सहित चाहिए। अर्थात जहां जहां पर अयादि संधि में य तथा व दोनों पूरे होने चाहिए और इनसे पहले वाला वर्ण जो है वो भी स्वर सहित होना चाहिए, वहां सदैव हमारी कौन सी संधि होगी? अयादि। अब आप देखोगे इसमें य से पहले वाला वर्ण कैसा है? हलंत है, मतलब आधा है।
इसका मतलब इसमें यण संधि नहीं हो सकती, सॉरी इसमें अयादि संधि नहीं हो सकती। पहला ही ऑप्शन सही होगा। इसको आप यदि हल करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिधन एक, और इसमें संधि का जो नाम होगा वो सीधी संधि हो जाएगी कौन सी, यण संधि। अन्य जो विकल्प बचे हैं इन सभी शब्दों में अयादि संधि। कैसे पहचान करेंगे, देखेंगे यह से पहले वाला वर्ण पूरा है, स्वर सहित है, यह से पहले वाला वर्ण पूरा या स्वर सहित है, और वह से पहले वाला वर्ण भी पूरा या स्वर सहित है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा गई दन अक, और इसका सही संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा गो धन ऐषणा, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा पो धन अन। क्या बन जाएगा, पो धन अन। इन तीनों शब्दों में जो संधि है वो आपकी अयादि संधि हो जाएगी। अन्य पहला जो विकल्प है इसके अंदर जो संधि है वो हो जाएगी आपकी यण संधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद होगा। अब देखिएगा अक्षौहिणी जो है वो संधिगत की दृष्टि से देखा जाए तो अपवाद है, अर्थात नियमों की पालना इसमें नहीं हो रही है। इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं एक बार, देखिएगा सही संधि विच्छेद होता है अक्ष धन उहिनी। और यहां पर आप देखेंगे धन से पहले अ है और धन के सामने क्या है, उ है। अ और उ मिलकर नियमों के अनुसार तो ओ बनना चाहिए, परंतु ये ओ न बनकर इसको अपवाद माना गया है, तो ओ न बनकर यही उदाहरण जो है औ बना है। औ आप यहां देखेंगे, और इसी के साथ साथ एक परिवर्तन आपको और देखने को मिल रहा है, न का भी ण में परिवर्तन, अर्थात ये उदाहरण जो है नियम गुण संधि के लागू हो रहे। दिखाई कौन सी संधि जैसा दे रहा है, वृद्धि संधि का, अर्थात ऐसे शब्दों के अंदर संधि का नाम नहीं पूछा जाता है, केवल परीक्षा के अंदर संधि विच्छेद पूछा जाता है। अब तक ये 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा पहला या दूसरा, देखिएगा पहला सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ना चाहिए। दूसरा देखेंगे अक्षधन ओहिनी, ये भी गलत है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, अक्षधन उहिनी अक्षौहिणी। अब याद रखिएगा अक्षौहिणी का मतलब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के पास जो सबसे शक्तिशाली संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी सेना थी, उस सेना का नाम था अक्षौहिणी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा अयादि संधि में आय के बदले क्या बनता है। देखिएगा अयादि संधि का नियम पूछा जा रहा है, परीक्षा में कई बार नियम पूछे गए हैं, तो मैं आपको एक बार सारे नियम बता देता हूं। अयादि संधि के अंदर आप देखेंगे तो अयादि संधि में एक तो आता है अय, और एक आता है अयादि संधि में आय, और एक आता है अयादि संधि में अव, और एक आता है आव। इनके बदले में क्या क्या बनेगा, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन किसके अंदर बदल रहा है। तो सरल सा है, अय के बदले में बनता है ए का मतलब उधर वर्णों पे जाने पर एक मात्रा, और आय के बदले में बनता है आई, वर्णों पे जाने पर कितनी मात्रा, 2, और अव के बदले में बनता है ओ, और आव के बदले में बनता है औ। ये नियम आप याद कर लेना, कई बार भर्ती परीक्षाओं में सवाल बना हुआ है। तो अब मामला है आय के बदले क्या बनता है, ये रहा आय के बदले में बनेगा आई, और आई इंतजार कर रहा है विकल्प 2 के अंदर, तो 2 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, असंगत विकल्प है, एक ऐसा विकल्प ढूंढिए जो संधि विच्छेद की दृष्टि से या संधि पद की दृष्टि से गलत है। हम पहला ही ऑप्शन देख लेंगे, कृपा धन आचार्य, बिल्कुल गलत है या सही, बाद में निर्धारण करें। अगला देखिएगा कृप धन आचार्य, और बराबर में क्या लिखा, दयालु, क्या लिखा, दयालु। इसके अंदर ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको देखिएगा, ये हो जाएगा कृपाचार्य। क्या होगा, कृपाचार्य। अब आप देखना प्रश्न को वापिस से एक बार,
कृपाधन आचार्य कृपाचार्य, कृपधन आचार्य कृपाचार्य, कृपाधन आलू कृपालु, दयाधन आलू दयालु। अब यहां पर ये दोनों ठीक लग रहे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ऑप्शन एक ही है, इसमें गड़बड़ है। तो मैंने आपको पहले भी बोला कृपाचार्य जो है एक नाम है, तो वो कृपा के आचार्य नहीं है, कृप उनका नाम है, जिसको आपने देखा होगा महाभारत के अंदर हम देखते हैं कौरव और पांडवों के जो आचार्य हैं उनको कृपाचार्य कहते हैं। तो सही संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा कृपधन आचार्य। क्या होगा? कृपधन आचार्य बराबर में क्या बन जाएगा? कृपाचार्य। तो कृपाधन आचार्य न करें, और इसके अंदर जो संधि है दीर्घ संधि है। तो आपको पूछा जा रहा है असंगत विकल्प, तो असंगत विकल्प अभी प्रश्न को थोड़ा बदल दिया, पहला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा अगला प्रश्न नहीं है, और आज हमने संधि के बारे में चर्चा की है, संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। अभी संधि का ये भाग प्रथम है, इसी के साथ अगला भाग और आएगा। धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी, आपको नित्य कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप बने रहेगा इसी चैनल के साथ। और आपसे मैं कहना चाहूंगा एक बार पुनः कि आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। आज की क्लास को आपने खूब प्रेम और स्नेह दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।